ठीक है। सो आपने ये देखना है कि वो सेम बास्केट 2015 में कितने की आ रही थी और 2020 में वो बास्केट जो है वो कितने की आ रही है। इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो ये इसका फार्मूला है, वेरी सिंपल, के करंट प्राइस ऑफ ए मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी क्वांटिटी के साथ, ठीक है। इसी तरह से जो करंट प्राइस ऑफ बी कमोडिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी की क्वांटिटी के साथ, और आपने डिवाइड किसके साथ करना है कि वही 10 यूनिट्स 2015 में कितने के आ रहे थे और बी कमोडिटी के वो जो 5 यूनिट 2020 में है वो 2015 में कितने के आ रहे थे। तो आपने जस्ट ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, 400 कमोडिटीज का डेटा आपने लेना है और इसी फार्मूले में आपने क्या करना है, पुट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद, सिंगल मकसद यही होता है कि ओवरऑल जो प्राइस लेवल है उसको मेजर करना। अब इससे मिलता जुलता एक और इंडेक्स है, दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो कंज्यूमर के लिए होता है, और ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ये बेसिकली प्रोड्यूसर के लिए होता है कि प्रोड्यूसर जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं वो भी देखते हैं कि पिछले साल या फिर जो उनका बेस ईयर है उस वक्त वो रॉ मटेरियल कितने का था। जैसे डेफिनेशन देख लें आप, measures the price of the typical basket bought by the firms rather than consumer। कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो फर्म्स की बात हो रही है, वो कंज्यूमर की बात नहीं हो रही। अच्छा, एक ये बड़ा ही क्रूशल कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा कि व्हाट इज मेंट बाय कोर इन्फ्लेशन। एक ऊपर हमने बात की है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो भी इन्फ्लेशन को मेजर करता है, और ये एक कोर इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है कि जो आपने 400 कमोडिटीज आपने जो सिलेक्ट की है ना, उसमें से आपने एक्सक्लूड कर देना है फूड आइटम्स को और एनर्जी से रिलेटेड जो आइटम्स हैं, इन दोनों आइटम्स को अगर आप एक्सक्लूड कर दें, फिर जो इन्फ्लेशन फाइंड की जाएगी वो क्या कहलाएगी, वो कोर इन्फ्लेशन कहलाएगी। इन दो आइटम्स को उस बास्केट से एक्सक्लूड करने का फायदा क्या होता है या फिर क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि फूड आइटम्स और एनर्जी की जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऐसे आइटम्स हैं इनकी प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। जब बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती हैं तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा। सो दिस इज द रीजन कि अगर आपने ओरिजिनल जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड है उसको मेजर करना है तो आपको फूड के आइटम्स और जो एनर्जी के आइटम्स हैं इनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि कुछ अर्सा पहले आपने देखा था कि टमाटर जो है वो तकरीबन 200-300 रुपए किलो हो गए थे। अब अगर टमाटर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अगर उसका वेट ज्यादा था तो सिर्फ टमाटर के प्राइसेस की वजह से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बहुत हाई नजर आ रहा था। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप फूड आइटम्स को माइनस कर दें या फिर एनर्जी के आइटम्स को माइनस कर दें, फिर जो इन्फ्लेशन फाइंड की जाएगी तो वो कंपैरेटिवली बेहतर इन्फ्लेशन होगी। और मजीद आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कोर इन्फ्लेशन है, पिछले दिनों जो पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं और जो रजा बाकिर हमारे गवर्नर स्टेट बैंक है उनके दरमियान काफी ये डिबेट भी हुई थी कि जो इंटरेस्ट रेट को सेट करना है तो क्या वो कोर इन्फ्लेशन को देखना चाहिए या फिर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए इन्फ्लेशन फाइंड की गई है उसको देखना चाहिए। तो रजा बाकिर जो गवर्नर स्टेट बैंक है उनका नैरेटिव ये था कि हमें कोर इन्फ्लेशन को नहीं देखना चाहिए बल्कि हमें सीपीआई को देखना चाहिए, जबकि जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट है उनका कहना ये था कि हमें कोर इन्फ्लेशन को देखना चाहिए। अब इन दोनों चीजों को, इंटरेस्ट रेट को सेट करते हुए क्यों देखा जाता है, उसकी सिंपल एक रीजन है कि कोशिश ये की जाती है कि आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है वो भी आगे चलकर मैं इस पर बात करूंगा। सो बहरहाल ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट थी, लेकिन गवर्नर जो स्टेट बैंक है उन्होंने कोर इन्फ्लेशन को नहीं देखा बल्कि सीपीआई को देखते हुए उसको जो इंटरेस्ट रेट है उसको सेट किया था। अब आपके जहनों में एक क्वेश्चन ये पैदा हो रहा होगा कि कल भी हमने जीडीपी डिफ्लेटर की बात की थी, वो भी इन्फ्लेशन को मेजर कर रहा था, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये भी ओवरऑल जो प्राइसेस का ट्रेंड है उसको मेजर कर रहा है। तो ये दो चीजों को पढ़ने की क्या जरूरत है, दो चीजों को पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जीडीपी डिफ्लेटर और ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। सो तीन ग्राउंड्स पर इसको एक दूसरे से फर्क किया जा सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिकली, कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है उसमें जस्ट वही कमोडिटीज शामिल होंगी जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की गई है, जबकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो डजंट मैटर कि वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की गई है चाहे वो इंपोर्टेड कमोडिटी है,
अगर वो बास्केट में मौजूद है जो आपने 400 कमोडिटी सिलेक्ट की है तो उसकी प्राइस को मस्ट आप मैयर करोगे। सो जीडीपी डिफ्लेटर में जस्ट डोमेस्टिक कमोडिटीज को लिया जाता है, जबकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसमें आप फॉरेन गुड्स भी ले सकते हैं। ठीक है, पहले ये डिफरेंस हो गया। जो सेकंड डिफरेंस है वो भी इससे मिलता जुलता ही है कि जीडीपी डिफ्लेटर में जस्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आइटम्स आपने लेने हैं, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें आप जो इंपोर्टेड आइटम्स है वो भी ले सकते हैं। जैसे छोटी सी आपको एग्जांपल दूं कि अगर टोयोटा गाड़ी की प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं तो हमें ये देखना है कि क्या उसका जो असर है वो जीडीपी डिफ्लेटर में नजर आएगा या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नजर आएगा। ये पूछा जा सकता है कि जो टोयोटा गाड़ी है अगर वो पहले से महंगी हो गई है, एक्सपेंसिव हो गई है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इधर के जीडीपी डिफ्लेटर पे होगा या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे होगा। तो आपको फौरन से पता चल जाएगा कि जो टोयोटा है वो क्योंकि यहाँ से तो नहीं बन रही, वो तो इंपोर्ट हो रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पर आएगा, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आएगा। तो इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है। अच्छा, तीसरा डिफरेंस ये है कि ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सीपीआई में डिफरेंट कमोडिटीज को जो वेट्स असाइन किए जाते हैं क्या वो फिक्स्ड वेट्स होते हैं या फिर वो चेंजिंग वेट्स होते हैं। तो आपको फौरन से पता चल जाना चाहिए कि सीपीआई जो है वो जो वेट्स असाइन करता है वो फिक्स्ड वेट्स असाइन करता है। इसी तरह से जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो चेंजिंग वेट्स असाइन करता है। अब जब इसकी कैलकुलेशन की जा रही होती है तो फिक्स्ड बास्केट के लिए लेस्पेयर इंडेक्स को यूज किया जाता है और जो चेंजिंग बास्केट है उसके लिए पार्शियस इंडेक्स को यूज किया जाता है। सो पेपर में पूछा जा सकता है कि अगर एक फिक्स्ड बास्केट है तो उसमें लेस्पेयर इंडेक्स यूज होगा, पार्शियस इंडेक्स यूज होगा, मार्शल इंडेक्स यूज होगा या फिर कौन सा इंडेक्स यूज होगा। तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि अगर फिक्स्ड बास्केट है तो उसके लिए लेस्पेयर यूज होगा और अगर चेंजिंग बास्केट है तो उसके लिए पार्शियस इंडेक्स जो है वो यूज किया जाएगा। अच्छा, अब एक ये भी डिबेट है इकोनॉमिस्ट के दरमियान कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए इन्फ्लेशन जो मेजर की जाती है वो एक्चुअल इन्फ्लेशन से ओवरस्टेट होती है, यानी कि वो इन्फ्लेशन ज्यादा शो हो रही होती है। तो क्या वाकई वो ज्यादा शो हो रही होती है या फिर नहीं शो हो रही होती, तो इस पर भी हम लोग डिबेट करेंगे। वो कहता है कि सीपीआई ओवरस्टेट इन्फ्लेशन, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन है जो कि पूछा जा रहा है कि जो सीपीआई है ये इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करता है कि नहीं करता। ओवरस्टेट होने का मीनिंग क्या है? ओवरस्टेट होने का मीनिंग ये है कि जैसे एक्चुअल जो इन्फ्लेशन है वो तो 10% है लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसको 12% या फिर 11% शो कर रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, उसकी तीन रीजंस हैं। सबसे पहली जो रीजन है वो सब्स्टिट्यूशन बाइस है। सब्स्टिट्यूशन बाइस का मतलब ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब आप फाइंड करोगे तो आपने तो जस्ट उन्हीं प्राइसेस का ट्रेंड जो है वो मेजर करना है जो कि आपने बास्केट में ले ली है। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज हों जो कि आपने बास्केट में नहीं ली हुई लेकिन उनकी प्राइसेस जो है वो गिरी हैं। अब वो जो प्राइसेस गिरी हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शो नहीं होगा। वो इसलिए शो नहीं होगा क्योंकि उनको आपने बास्केट में नहीं लिया हुआ। सो दिस इज द रीजन कि सब्स्टिट्यूशन बाइस की वजह से भी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या होता है, वो समटाइम ओवरस्टेट हो जाता है। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नंबर सेकंड क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स के बास्केट में जो 400 चीजें आपने ली हुई है उसके अलावा भी मार्केट में अगर नई चीजें आ गई हैं और उनकी कीमतें अगर कम है तो उनकी जो कम कीमतें हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वाकई ओवरस्टेट करती है ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इन्फ्लेशन को। नंबर थर्ड है जी, जो क्वालिटी चेंज होती है या फिर क्वालिटी पहले से इंप्रूव हो गई है, क्वालिटी इंप्रूव होने की वजह से जो आप अच्छा फील करते हो उसकी जो मेजरमेंट है वो भी कहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शो नहीं होती। सो दिस इज द रीजन जो इकोनॉमिस्ट हैं बकायदा एक पैनल बिठाया गया था, उन्होंने डिसाइड किया था, उन्होंने मेजरमेंट की थी कि जो सीपीआई है ये तकरीबन 0.6% से लेकर 1.6% तक इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करता है। और उन्होंने फिर इसका सोल्यूशन भी दिया था। सोल्यूशन ये दिया था कि अगर फॉर एग्जांपल 10% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलता है तो आप उसमें से 1% को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, असल जो रेट होगा वो 9% होगा। ठीक है, समझ आ गई है? सो उससे उसके बाद हम सर, लोग मूव। जी जी। 8 मिनट रह गए हैं। तो अगर आप स्टार्ट करें तो 8 मिनट में आपने ये एंड करना है, या फिर मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर देता हूँ, अगर आप जैसे आपको मुनासिब लगे। चलें, ये अभी अभी ये चलने दें। चलें, ठीक हो गया सर।
हाँ, मयरिंग जॉबलेसनेस। अब ये देखे, मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने ये डिसाइड किया था कि तीन चीजें यहाँ पर पढ़ी जाएंगी। वो तीन चीजें कौन सी थी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, और नंबर थर्ड था अनएम्प्लॉयमेंट रेट की मेजरमेंट किस तरह से की जाती है। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जब मेजरमेंट की जाती है तो जो लेबर डिपार्टमेंट है या फिर जो स्टेटिस्टिक ब्यूरो है, वो बाकायदा क्या करता है कि फील्ड में जाकर लोगों को इंटरव्यू करता है। किन लोगों को इंटरव्यू करता है? जिनकी एज 16 ईयर्स हो या फिर 16 ईयर्स से अबव हो, उनको इंटरव्यू किया जाता है। अब जब लोगों को इंटरव्यू किया जाता है तो वो या तो एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं या फिर अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। जो लोग ना एम्प्लॉयड की कैटेगरी में हो ना अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में हो, वो नॉट इन लेबर फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एम्प्लॉयड की कैटेगरी में कौन लोग आएंगे? एम्प्लॉयड की कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनको इंटरव्यू किया जाएगा और वो ये बताएंगे कि पिछले कुछ हफ्तों से वो पेड जॉब कर रहे हैं। पेड जॉब का मतलब क्या है कि उन्हें कुछ ना कुछ पे किया जा रहा है, तो वो एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में कौन लोग आएंगे? वो लोग आएंगे जो नॉट एम्प्लॉयड हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयड हैं बट अवेलेबल फॉर जॉब, कि जैसे ही जॉब उन्हें दी जाए तो वो उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। सो अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि वो अवेलेबल है जॉब के लिए, यानी कि वो विलिंग है जॉब करने के लिए। नॉट इन लेबर फोर्स में कौन लोग आएंगे? नॉट इन लेबर फोर्स में वो लोग आएंगे जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आए। उसमें कौन कौन से लोग होंगे? उसमें सबसे पहले जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह से जो रिटायरी लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो भी इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि डिस्करेज वर्कर्स कौन से होते हैं। डिस्करेज वर्कर्स बेसिकली वो वर्कर्स होते हैं जो कि जॉब तो करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने गिव अप कर दिया है। यानी कि जॉब करना चाह रहे हैं लेकिन जॉब को ढूंढना उन्होंने छोड़ दिया है, गिव अप कर दिया है, वो डिस्करेज वर्कर्स कहलाएंगे। अब एक एमसीक्यूज पूछा हुआ है कि क्या जी डिस्करेज वर्कर्स जो है वो लेबर फोर्स में शामिल होंगे या फिर शामिल नहीं होंगे। तो इसका जवाब है कि जो डिस्करेज वर्कर्स हैं ये लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्करेज वर्कर्स जो है वो क्या उसमें लेबर फोर्स का हिस्सा है या नहीं है। सो जो डिस्करेज वर्कर्स हैं ये लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होंगे। सो तीन कैटेगरीज मैंने आपको बताई है, एक एम्प्लॉयड है, एक अनएम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड वो है जो कि कुछ हफ्तों से पेड जॉब कर रहा है। अनएम्प्लॉयड वो है जिसके पास जॉब नहीं है लेकिन अवेलेबल है जॉब के लिए। और नॉट इन लेबर फोर्स में वो लोग आएंगे जो कि फुल टाइम स्टूडेंट्स हो या फिर रिटायर्ड हो या फिर जॉब नहीं करना चाह रहे, वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है। डिस्करेज वर्कर्स भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये है कि लेबर फोर्स किसकी इक्वल होती है। ये फार्मूला पूछा जा सकता है कि लेबर फोर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयड। ठीक है। एम्प्लॉयड और जो अनएम्प्लॉयड हैं इन दोनों को जब जमा किया जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल लेबर फोर्स आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये कैसे फाइंड किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वेरी सिंपल, कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड को डिवाइड कर देंगे किस पर? लेबर फोर्स पर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एक और मेजरमेंट है जो कि यहाँ पर की जाती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अभी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इसकी मीनिंग क्या है कि हर मंथ या हर ईयर कितने लोग जो है वो लेबर फोर्स में एंटर हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि तकरीबन 1 मिलियन लोग, यानी कि 10 लाख लोग हर साल लेबर फोर्स में एंटर होते हैं। तो उसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? लेबर फोर्स को डिवाइड कर देंगे किस पर? एडल्ट पॉपुलेशन पे। एडल्ट पॉपुलेशन का मतलब ये है कि वो लोग जो कि 16 साल से ऊपर हैं उनको लेबर फोर्स के डिवाइड किया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा। उम्मीद है कि ये जो बेसिक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। सो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ मैं चलता हूँ डायरेक्टली। अभी जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये मैंने इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक डिसाइड किया है क्योंकि कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप लोग ऊपर देख चुके हो। सो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये मैंने 5 ये जो पेपर्स हैं पीपीएससी के उसमें देखा है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे होते हैं कि जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये क्या है। बेसिकली ये आमतौर पर फ्री सोसाइटीज में होता है, और वो लोग जो कि आर्जी तौर पर लेड ऑफ हो, यानी कि जिनको आर्जी तौर पर जॉब से निकाला गया हो, वो किस कैटेगरी में आएंगे?
वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे। और बिल्कुल जो बिटवीन द जॉब्स का मतलब ये है जो एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब की तरफ जाएं, और दरमियान में जो 8-10 दिन या 12 दिन के लिए जो अनएम्प्लॉयड होंगे वो भी किस कैटेगरी में आएंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के एक ऑटोमोबाइल वर्कर है जिसको जस्ट सीजनली अनएम्प्लॉयड किया गया है। वो इसलिए अनएम्प्लॉयड किया गया है कि जो फैक्ट्री है ऑटोमोबाइल की वो अपने मॉडल को चेंज कर रही है। जब मॉडल को चेंज कर रही है तो उस वक्त वो प्लांट जो है वो काम नहीं कर रहा। जब प्लांट काम नहीं कर रहा तो कुछ अरसे के लिए लोगों को जो अनएम्प्लॉयड किया गया है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा जो न्यू एंट्रेंट्स इन लेबर फोर्स, जैसे कल एक ग्रुप है उसमें एक एमसीक्यूज जो है वो शो हुआ था। वो एमसीक्यूज ये था कि एक इंजीनियर है जो कि फ्रेशली ग्रेजुएट है, तो क्या वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो उसका जवाब भी यही था कि वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में वो आएगा। उसकी रीजन ये है कि सॉरी वो लेबर फोर्स की कैटेगरी में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो वो लेबर फोर्स की कैटेगरी में या फिर अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो अभी बिल्कुल फ्रेश है, अभी उसने ट्रेनिंग लेनी है, अभी उसने डिफरेंट कोर्सेज करनी है। ठीक है। सो डिससेटिस्फाइड विद करंट जॉब, जो करंट जॉब से डिससेटिस्फाइड हैं और उसको छोड़ना चाह रहे हैं और किसी नई जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो वो भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह से जो नई जॉब को ढूंढ रहे हैं वो भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आएंगे। और जो सेक्टोरल शिफ्ट है, सेक्टोरल शिफ्ट का मतलब ये है कि जब इकोनॉमी जो है वो सेक्टोरल शिफ्ट की तरफ जा रही है तो उस वक्त भी जो अनएम्प्लॉयड होगा वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएगा। पहले मैं जरा इसकी टाइप्स जो है मजीद उसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर दोबारा से ये आपको इसके इनके जो डिफरेंसेस है वो भी आपको बताऊंगा। ये बड़े गौर से सुनने आपने, क्योंकि 5 ईयर या फिर ये जो पेपर है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है जैसे ये मैंने ऊपर लिखा है ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज। अब वो जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो क्या है, वो चेंज इन डिमांड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो पहले के मुकाबले में क्या हो गई है, वो कम हो गई है। जब पहले के मुकाबले में कम हो गई है तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। इसी तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अब टेक्नोलॉजी जब एडवांस हो गई है तो चलिए ये मैं नेक्स्ट मीटिंग में ये आपको बताता हूँ। मीटिंग जो है बिल्कुल एंड होने वाली है, तो ये इसके बाद में ओकन्स लॉ भी बताऊंगा। ओकन्स लॉ से रिलेटेड जो है वो भी क्वेश्चन जो है वो पीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है, तो वो भी आपने जरूर उसको वो करना है। सो लेस देन 1 मिनट रह गया। तो अभी दोबारा से हम लोग आपको ज्वाइन करते हैं। जी आरिफ साहब दोबारा से भेजिए।